सऊदी अरब से हमारे खरीदारों ने फिर से कमसन नौजवान लड़कियों का मुतालबा किया। हमें यतीम खाने से कुछ लड़कियां मजीद खरीदनी होंगी। मेरे एक साथी ने मुझे आकर बताया तो मैं सोच में गुम हुआ। मैंने पिछले दिनों चंद लड़कियां खरीदी थी। इन लड़कियों को रोजाना इंजेक्शन लगा रहा था, निहायत हल्की मिकदार में। इन लड़कियों को रोजाना नशे का इंजेक्शन लगवा कर मैं इन्हें जवान होने तक इतना आदी कर देता कि वो मेरे इशारों पर नाचती थी। ऐसी ताबेदार हसीन लड़कियों को फिर मैं अरबी शेखों के हवाले कर देता और करोड़ों रुपए कमा लेता था। अब भी मेरे साथी ने मुझे बताया कि मैंने अपने पास पहले से मौजूद लड़कियों की गिनती की। मुझसे 20 लड़कियों का मुतालबा किया गया था, जबकि मेरे पास बामुश्किल 12 लड़कियां थी। मैं परेशान हो गया। अगले ही रोज यतीम खाने पहुंच गया। इस यतीम खाने का निगरान जान पहचान का था। वो अंदर से चंद कमसन बच्चियों को पैसे लेकर गायब करवा देता और उनका रिकॉर्ड भी मिटवा देता। इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं हुई थी। मुझे देखकर यतीम खाने का निगरान खुशी से खड़ा हो गया। जाहिर है मेरी सूरत में इसे फिर से लाखों रुपए नजर आ रहे थे। मैंने इससे साफ रंगत और खूबसूरत कमसन बच्चियों का मुतालबा किया तो वो बोला, मैं आपका ही मुंतज़िर था पिछले 1-2 साल से। जो बच्चियां बहुत छोटी लगती थी अब वो जवान होने लगी हैं और एक बच्ची तो हफ्ता भर पहले ही मेरे पास पहुंची है। गजब की हसीन है। इसे देखकर आप यकीनन खुश हो जाएंगे। इसकी बात पर मैंने इत्मीनान में सर हिलाया। मैं बदबख्त खुद कभी लड़कियों को देखने या अपने साथ ले जाने का तकल्लुफ नहीं करता था। बात तय करके मैं इन्हें अपने साथियों को लड़कियां लाने का कहा और खुद यतीम खाने से निकल गया। मेरा साथी इस काम का माहिर था। वो लड़कियों की खूबसूरती और जिस्मानी सेहत का अच्छे से जायजा लेकर ही इन्हें हमारे मखसूस ठिकाने पर लाता। इस रोज तो मैं बात करके दूसरे शहर चला गया। मेरी कुछ दूसरी मसरूफियात थी। लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी का दफ्तर बनाया हुआ था। 2-3 रोज बाद में लौटा तो मेरे साथी ने मुझे बताया कि वो लड़कियां अड्डे पर ले आया है। इन लड़कियों का भी वही मखसूस खुराक दी जा रही है जो इन्हें सेहतमंद रखती है और इनकी खूबसूरती बढ़ाती है, और इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं। मैं मुतमईन हो गया। इस बार मैंने इन यतीम लड़कियों में एक निहायत खूबसूरत लड़की देखी है। तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा, मेरे साथी ने अचानक अजीब से लहजे में कहा तो मैं चौंक कर इसे देखा। पहले निगरान ने यही बात की थी, अब वो भी बोल रहा था। कहने लगा। मैं बेजारी से सर झटक दिया, मगर वो बोला, एक बार देख लो फिर तुम पछताओगे। मैं हीरा हाथ से निकल गया। वो जानता था कि हर बार यतीम खाने से लाने वाली लड़कियों को बेचने से पहले एक बार खुद देखता और अगर कोई लड़की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग जाती तो मैं इसे खुद भी इस्तेमाल कर लेता था। वैसे तो मुझे कमारी लड़कियों के ज्यादा पैसे मिलते थे, मगर इस्तेमाल की हुई लड़की भी अच्छे खासे पैसे में दे दी जाती थी। मैं हुस्न का दीवाना था। मैंने जिंदगी में एक बार एक लड़की से मोहब्बत की थी, मगर इस लड़की ने मुझे ऐश और बदकार कहकर ठुकरा दिया था। इस रोज के बाद मैं अमलन बदकिरदार बन गया था। मैं यतीम खाने से लाई लड़कियों के जवान होने पर जो भी लड़की बहुत हसीन लगती मैं उसे खुद इस्तेमाल करता था। हालांकि मेरे पास गुनाह करने की एक छोटी दलील थी, मगर मेरे दिमाग में यही था कि इस लड़की के ठुकराने का बदला हर हसीन लड़की से ले रहा था। इस वक्त भी अपने साथी की बात सुनकर मैं सोच में मुब्तला हुआ और फिर इससे कहा कि ठीक गोहर नायाब जरूर देखना चाहेगा, जिसके बारे में सब बार बार बात कर रहे हैं। वो खुश हो गया। जब मैं इसके साथ खुफिया अड्डे पर पहुंचा तो इसकी दिखाई लड़की को देखकर वाकई ठटक गया, मगर मेरे ठटकने की इसके हुस्न के अलावा एक और वजह थी। वो कमसन लड़की बमुश्किल 12 बरस की थी। इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी लड़की जैसी थी जिससे मुझे पहली बार 10 साल पहले मोहब्बत हुई थी। वो बच्ची बहू वैसी थी। मैंने सुना कि हर इंसान की 7 शक्लें होती हैं इस दुनिया में मौजूद है। मुझे लगा कि मेरी पहली मोहब्बत की दूसरी शक्ल है। इस वक्त मेरे सामने थी वो। मैं भी इसके हुस्न चेहरे का दीवाना हुआ। इस लड़की का ज्यादा नहीं जानता था। इसके हुस्न की वजह से इसको हासिल करने के लिए पागल हो रहा था, और अब वो सामने ही चेहरा मौजूद था। वो बच्ची सहमी हुई थी मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर इससे 12 साल कमसन बच्ची का बाजू को दबोचा तो अपने साथ बाहर ले आया, और वो खौफजदा सी मुझे देख रही थी, मगर इसने कोई शोर नहीं किया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसे देखते ही तुम दीवाने हो जाओगे। ये बहुत खूबसूरत बच्ची है, ना जाने जवान होकर क्या गजब ढाएगी। मेरे साथी ने मुझे देखकर ऐसे फख्र से बोल रहा था जैसे इसमें इसी का कमाल हो। मैंने सर झटक कर इससे कहा कि वो दोबारा इस लड़की की तरफ मत देना। मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ। ये आज से मेरे पास रहेगी और इसे मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे अल्फाज मेरा साथी हैरत से मुंह खुला मुझे देख रहा था। खूबसूरत लड़कियों पर हक जरूर जताता था, मगर कभी मैंने
ऐसी बात नहीं की थी जो नहीं की थी खुद इस्तेमाल करने के बाद अपने साथियों को भी लड़की सौंप देता। मगर इस वक्त मेरे संजीदा चेहरे को देखते हुए मेरा साथी खामोश हो गया। मैं इस बच्ची को अपने घर ले गया। वो तमाम वक्त बिल्कुल खामोश सी रही, मेरे साथ रही। मुझे हैरत थी, इसने शोर मचाने या चीखने की कोशिश भी नहीं की। मेरे घर में कोई दूसरा फर्द भी नहीं रहता था। घर वालों से अरसा हुआ था, ताल्लुक खत्म हो चुका था। मेरे चंद दोस्त अक्सर मेरे घर डेरा डाले रखे थे और 40 बरस की उम्र में जवान औरत मेरे घर मुलाजमा थी। वो औरत मेरी बहुत वफादार मुलाजमा थी और पिछले 9 सालों से मेरे साथ रह रही थी। वो बेवा थी, इसका आगे पीछे कोई ना था। जमाने की ठोकरों की जद में आई थी, मैंने इसे अपने पास काम पर रख लिया था। वो ऐसी एहसानमंद हुई कि मेरे हर अच्छे बुरे काम की गवाह थी, मगर इसने कभी मुझे बुरा या गलत कहने की हिम्मत नहीं की। मैं इस बच्ची को घर ले गया। वो औरत भी ठटक गई थी। पहली बार में इस औरत के अलावा किसी और को घर लाया था। इसकी हैरत पर मैंने इसे कहा, अच्छा सा खाना तैयार करो, मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहमान के लिए निहायत बेहतरीन दावत का इंतजाम। मेरे अल्फाज पर औरत की हैरत मजीद बढ़ गई, जबकि मैं चमकती आंखों से इस बच्ची को देख रहा था। ये बच्ची आज से मेरे साथ रहेगी, इसके नौजवान होने का इंतजार करूंगा और जब वक्त आएगा तो इससे निकाह कर लूंगा। इसकी फिक्र मत करो, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इसका ख्याल रखना है। मैंने इस औरत को हिदायत दी और बेसाख्ता चौंक कर इस बच्ची को देखने लगी, जबकि बच्ची सहमी हुई नासमझी से यहाँ वहाँ देख रही थी। इस वक्त इसके हवास इतने उड़े हुए थे कि मेरी बात भी समझ नहीं पा रही थी। औरत ने इसके खाने पीने का इंतजाम किया। मैंने इसके लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया। उसको अंदर से मुझ का तस्वुर कर चुका था, मगर इतने अरसे बाद पहली बार में किसी के लिए इतना पुरजोश हो रहा था। इस औरत ने बच्ची को निला धुला कर नया लिबास पहना दिया। रात का खाना खाते हुए बार बार इस बच्ची को देख रहा था। इसे देखते हुए मेरी नजरों के सामने वही चेहरा घूम रहा था जिसके इश्क में मैं कितना अरसा पागलपन का शिकार रहा। मैंने सर झटक दिया और खमसार से मुस्कुरा दिया। किसी ने सच ही कहा है कि एक इंसान पर दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अगर मैं इसके चेहरे और इसके हुस्न का दीवाना होता तो मुझे वही चेहरा इतने अरसे बाद वापस मिल चुका था। इस बार मैं इस बच्ची को अपने शिकंजे आजाद नहीं करने वाला था। अजीब सी बात थी कि ये कमसन लड़कियों की खरीदो फरोख्त करने वाला 30 साल का बेजमीर मर्द एक कम उम्र बच्ची के बारे में ये सोच रहा था। रात हुई तो वो मेरे दोस्त मेरे घर आन टपके मेरे साथ ने यकीनन इनको इस हसीन बच्ची की इतला दे दी थी। मैं जानता था कि वो अयाश मर्द सिर्फ अपनी हवस पूरी करने आए, क्योंकि मेर बढ़ती हुई लड़कियां इनको मुफ्त में मिलती थी। वो कहने लगे, हाँ हमको वही हीरा देखने आए हैं जिसके हुस्न के तुम इतने गर्विदा हुए हो। पहली बार इस लड़की को घर ले आए, वरना तुम्हारी कैद में आने वाली हर लड़की तुम्हारे अड्डे से निकलकर सीधा एयरपोर्ट जाती है। इसके शौक पर मैंने नागवारी से इन सबको देखा, हालांकि वो ऐसी बातें हर लड़की पर करते थे। मैंने पहले कभी बुरा नहीं मनाया था। अब इस बच्ची के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे दोस्त इससे बेबाकी और बेतकल्लुफी से तबसरे कर रहे थे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं एक जवान लड़की की बजाय बच्ची घर लाया था। वो लड़की नहीं बच्ची थी और इनका बकाव नहीं था कि ना ये मेरे लिए अलावा मेरे हाथ लगाएगा। इसलिए अपने ये शौक लेकर तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैंने संजीदगी से कहा। मेरे दोस्त सटक कर मुझे कहने लगे, लगता है वो बच्ची कुछ ज्यादा हसीन है। इसे देखने के बाद हम अपनी पुरानी दोस्ती भी भूल जाएंगे। तुम तो अपनी पुरानी दोस्ती भी भूल गए हो, मेरे एक दोस्त ने तंजिया लहजे में कहा। तो मैंने बेजारी से इसे देखा। मैं इन लड़कियों पे रुपया पैसा खर्च करता हूँ, अपना वक्त बर्बाद करता हूँ। अगर मैं कभी मुफ्त में तुमको मजे लेने देता हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम हर लड़की का हक जताने बैठ जाओ। मेरे अल्फाज ने मेरे दोस्त को हैरान कर दिया। आज के बाद भी कोई लड़की खूबसूरत हो और मैंने इसे इस्तेमाल किया और जरूर तुम लोगों को मजा लेने दूंगा, मगर इस बच्ची के बारे में सोचना भी मत। इसे जवान होने तक मैं अपने पास रखूंगा और ये सिर्फ मेरी रहेगी। मेरे दो टोक अल्फाज पर वो इत्मीनान से सर हिला गए। कहने लगे, नाराज नहीं हुआ, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। हमें तुमसे बढ़कर अपनी तस्कीन अजीज है, इसलिए अपना मूड अच्छा करो। मेरे दोस्त मुझे मनाने लगे और बातें करने लगे। मैं कुछ देर में सब भूल गया, मगर उसी वक्त वो औरत इस बच्ची को लिए मेरे पास आ गई। मैं इस बच्ची के रहने का इंतजाम कहाँ करूँ? मैंने इसके लिए कोई कमरा सेट नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं कि वो औरत मुझसे सवाल कर रही थी। जबकि मैंने बेचैनी से पहलू में बदला इस बच्ची को मेरे दोस्त
दोस्तों के सामने ले आई। मेरे दोस्त एक टकटक बच्ची को देख रहे थे। इसका धोया शफाफ रंग इस वक्त चमक रहा था। बदकारी के शौकीन मर्द को उम्र से फर्क नहीं पड़ता। मेरे अयाश और दोस्त भी नजर हटा नहीं पा रहे थे। तुम सबने वापस जाना है तो चले जाओ, मैं अब किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। मैंने दोस्तों को टालने के लिए कहा तो वो मजीद फैल कर बैठ गए। आज रात हम तुम्हारे पास ही रुकने वाले हैं। वो एकदम इरादा बदल चुके थे। मैं ठिठक गया। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि इस बच्ची को देखने के बाद इनकी नीयत में फतूर आ चुका था। हाँ, तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो जबकि मैं यहाँ पर नहीं हूँगा? शायद मैं पूरी रात काम के सिलसिले से बाहर रहूँ। मैं अब्रोर चढ़ाकर अपने दोस्तों को देख रहा था। वो हंस पड़े। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा था। तुम अगर घर में हो या नहीं हो, हम पहले ही यहाँ अक्सर रातें गुजारते हैं। तुम्हें अब क्या मसला होने लगा? एक दोस्त हंसते हुए बच्ची को देखा और बोला, शायद इस बच्ची के आने के बाद अब इन्हें नहीं अपने दोस्तों पर एतबार नहीं रहा। बोला, तुम ये कहना चाहते हो कि जब तक यहाँ रहेगी तब तक हमारा यहाँ दाखिला मना है? अपने दोस्त के सवाल पर मैंने कहा ये बच्ची अब सारी उम्र यहीं रहेगी और तुम ऐसा ही समझ लो क्योंकि अब ये घर खाली नहीं है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहने की अब इजाजत नहीं दूंगा। अपने दोस्तों को साफ अल्फाज में बोलते हुए मैंने इस औरत को देखा। इस बच्चे को मेरे कमरे में ले जाओ, वहीं रहेगी, मैं अपने पास सुलाऊंगा। मैंने इसी वक्त फैसला किया था क्योंकि मैं जानता था मैं जितना भी अपने दोस्तों को वहाँ से भेजने की कोशिश करूंगा वो आज रात वहाँ से हिलने वाले नहीं। इनकी सोहबत में मैं अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका था। इन्हें मैं बहुत अच्छे से पहचान गया था। मेरी तरह इनकी जिस चेहरे पर नजर टिक जाती इसे हासिल करके रहते थे। मेरे फैसले पर मेरे दोस्त लापरवाही से बैठे रहे मगर वो औरत परेशान हो गई। मुझे झिझक कर कहने लगी कि इस बच्ची को आज रात अपने पास सुला लेती हूँ, कल से इसके लिए एक अलग कमरा तैयार कर दूंगी। मुझे इसका मशवरा इतना सख्त बुरा लगा था। मैंने तुमसे कहा है कि तुम वही करो, मेरे बच्ची मेरे पास रहेगी। मेरे गुस्से करने पर वो औरत घबरा गई और आस्तिकी से बोली, तुम नशा करते हो। ऐसा ना हो तुम नशे में इस बच्ची के साथ कुछ गलत कर बैठो। सारी उम्र के पछतावे से अच्छा है कि तुम एहतियात से काम लो। मुझ पर यकीन रखो, मैं इस बच्ची की हिफाजत करूंगी। मुलाजमा औरत ने मुझे समझाने की कोशिश की थी। जब से वो मेरे घर आई थी पहली बार ऐसा हुआ था कि वो मेरे फैसला मानने के बजाय मुझे समझाने की कोशिश करती रही क्योंकि वो एक औरत थी, इन मामलात की नज़ाकत को खूब समझती थी मगर मैं इसकी ये बात नहीं मान सकता था। मेरे दोस्त इत्मीनान से मेरे सामने बैठे हुए थे। अपने दोस्तों की मौजूदगी में इस बच्ची को अलग कमरे में हरगिज नहीं सुला सकता था। मेरे सख्ती करने पर वो औरत खामोशी से चली गई। मैं कुछ देर दोस्तों के पास बैठा रहा, फिर मुतमईन था मेरी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं इस बच्ची को हाथ लगाने की। मुझे गुरूर था इसकी हिफाजत कर सकता हूँ। देर तक इनके साथ महफिल सजाए बैठा रहा। मुझे अपने दोस्तों का इत्मीनान बार बार खटक रहा था। इनके शैतानी दिमाग में बाखूबी वाकिफ था, कोई चाल चलने के इंतजार में थे जबकि मैं मोहतात हो चुका था। उन्होंने मुझे अपने साथ हराम मशरूब पीने की दावत दी तो मैंने बस एक गिलास पिया और फिर माजरत कर ली। मैंने इस मामले से मोहतात रहा कि एक गिलास से मुझ पर कोई नशा सवार नहीं हुआ था मगर 3-4 गिलास पीने के बाद होश खो देता था। मैंने एक गिलास दोबारा हराम मशरूब को मुंह नहीं लगाया। रात को 1 बजे तक अपने दोस्तों के साथ बैठा रहा। इसके बाद अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे की कुंडी लगा इस बच्ची को अपने साथ बिस्तर पर सुलाकर मुतमईन हो गया। मैं भूल गया था जब एक बार मर्द पर शैतान हावी हो जाए तो वो किसी पाबंदी या सख्ती नहीं मानता, ना ही इसके दिमाग में कोई इज्जत और एहतराम बाकी रहता है। मेरा इस मामले पर तजुर्बा हो चुका था। मैंने सगे और महरम रिश्तों को भी हवासो दिमाग में सवार होने के बाद सब भुलाते देखा था। मैं जानता था कि औरत जात के मामले में अल्लाह ने मर्द को बहुत कमजोर बनाया है मगर फिर भी मैंने इस रात गलती कर दी। मैं अपने कमरे में आने के बाद मैंने सोने की कोशिश की मगर मुझ पर अजीब बेचैनी सवार रही थी। मैंने करवटें बदलता रहा। इस औरत को कॉल करके सवाल किया, मेरे दरवाजे के बाहर कोई हलचल महसूस हो तो मुझे जरूर बताना। मेरे दोस्तों की मौजूदगी में वो औरत अपने कमरे में अच्छे से बंद हो जाया करती थी मगर इस कमरे की खिड़की से मेरे कमरे का निहायत आसानी से देखा जा सकता था। मेरे सवाल करने पर वो उठकर अपनी खिड़की से झांककर मुझे बताती थी मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं। मेरे दोस्त मेहमान खाने में सुकून से सो रहे हैं। मुझे इसकी बात पर यकीन आता था। ऐसे कैसे मुमकिन था कि मेरे दोस्त बच्ची को देखने के बाद सुकून से सो सके थे?
मैं इनकी फितरत को अच्छे से जानता था। हसीन लड़की देखने के बाद जब तक इस लड़की को हासिल नहीं कर लेते वो कभी चैन से नहीं बैठते थे और इनका मेरे घर में अचानक रुकने का मतलब यही था। वो इस बच्ची को बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। मैं ऐसे मर्दों के साथ 7 साल से रह रहा था। मुझे कभी इनकी इस ढिठाई और बेशर्मी पर गुस्सा नहीं आता जितना इस रोज में बेबसी महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद मुझ पर गुनूदगी छाने लगी और मेरा जिस्म अचानक शदीद गर्म होने लगा। मैं बेचैनी का शिकार उठकर बाथरूम में बंद हो गया और खुद को ठंडे पानी के नीचे खड़ा करके ठंडा होने की कोशिश करने लगा। मेरे वजूद की गर्मी अचानक बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान हो गया। मुझ पर नशा भी सवार नहीं हुआ था। जो वजह मुझे समझ आई वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरे रोज दरवाजे पर के बाहर खड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से वॉशरूम से निकलकर बाहर देखा, कमरा खाली था। इसी वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल उठाया तो मुझे मुलाजमा औरत ने कहा कि मेरे कमरे के आगे से अभी मेरा दोस्त गुजरा है मगर वो जाकर अपने कमरे में बंद हो चुका है। वो बहुत परेशान हो रही थी। मुझसे कहने लगी, तुम राजदारी बच्ची को मेरे कमरे में भेजो, मैं कुंडी लगाकर रखूंगी। तुम्हारे दोस्तों ने अगर रात के किसी पहर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो इन्हें नाकामी का सामना हो। मैं इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो जिद करने लगी, बोली ऐसा ना हो, तुम्हारे होशियार होने से पहले ही कोई नुकसान हो जाए। मुझे अपनी मुलाजमा का बार बार मेरे मामलात में दखल देना शक में मुब्तला कर गया। इसने कभी मुझे इतना तंग नहीं किया था जितना इस रात वो कॉल पर करती रही। मुझसे बच्ची को अपने कमरे में रखने की इजाजत मांग रही थी। मैंने इसे सख्ती से इनकार कर दिया और कॉल काट दी। मोबाइल एक तरफ फेंकते हुए मैंने बच्ची को देखा तो मेरी अजीब सी कैफियत हो रही थी। मेरे हवास उड़ने लगे। अपने वजूद की बेचैनी पर मैं सुकून से सोती हुई बच्ची के साथ लेट गया। यकदम मेरे अंदर ख्वाहिश सर उठने लगी, मैं इसे छू कर देखूं। मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करते हुए जब इस बच्ची को अपने करीब किया तो मेरे हवास जवाब देने लगे। मुझे लगा मेरा दिमाग बिल्कुल साकिन सा हो गया। मेरी सख्त गिरफ्त पर बच्ची की आंख खुल गई। मुझे देखकर खौफजदा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मुझे इस वक्त हवस सवार हो चुकी थी। मैं इस बच्ची को अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश खुद अपने हवस का निशाना बनाने लगा। इस वक्त मेरे हवास बिल्कुल काबू में नहीं रहे। वो बच्ची खौफ से चीख लगी, मुझसे रहम की भीख मांगती रही मगर मैंने इसकी कमसुनी का ख्याल ना किया और ना ही मुझे अपनी एहतियात याद रही थी। मैं पागलों की तरह इस मासूम बच्ची को नोचता रहा। मैंने इसकी इज्जत को तार तार कर दी। इसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी मगर मैं ये महसूस करके भी होश में नहीं आ रहा था। कुछ देर गुजारी में तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का तूफान थम गया था। दरवाजे पर वक्फे से मुसलसल दस्तक होती रही। मैंने नींद बेहोशी से उठकर दरवाजा खोला और वापस जाकर बिस्तर पर गिर गया। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह मेरी आंख खुली तो बच्ची मेरे कमरे से गायब थी। मैं पूरी तरह घबरा गया। मुझे रात के मंजर याद आए तो मेरे होश उड़ गए। तब दोस्तों की चाल समझ आई। वो नशे के गिलास में मुझसे वो दवा चुके थे जो जिनसी तलब को जगाती है। इसके बाद इंसान कभी हवस में नहीं रहता। मैं पागलों की तरह उठकर कमरे से निकला तो सामने मेरी मुलाजमा खड़ी थी। इसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। मैं चौंक गया। वो घबरा कर बोली, मैं तुम्हारे कमरे में एक बच्ची को तलाश किया। तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला था और बच्ची गायब थी। मैं जाकर जब मेहमान खाने में देखा तो तुम्हारे दोस्त भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। औरत की बात पर गुस्से से मेरी हालत खराब हो गई। हालांकि इन मर्दों ने मुझे अनोखा नहीं किया था। इन्हें इस हद तक मैं ही लाया था। हर बार जब मैं मासूम बच्चों की इज्जत तार तार कर था तो इन्हें किसी खिलौने की तरह अपने दोस्तों के आगे फेंक देता और जिन लड़कियों को जवान होते ही मैं अरबी शेखों को बेच देता। मैंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि इनका क्या अंजाम होता होगा। मेरे मुलाजमा परेशानी से कहने लगी, तुमने रात बच्ची के साथ क्या किया? पूरे घर में इसकी चीखें गूंज रही थी। वो मासूम बार बार रहम की भीख मांग रही थी। मैंने इतनी मर्तबा दरवाजा बजाया ताकि तुमसे महफूज कर सकूं मगर तुमने दरवाजा नहीं खोला। औरत की बात पर मैं नादिम सा हो गया। वो औरत जो हमेशा मेरे सामने सर झुकाकर रहती थी भरी नजरों से देखने लगी। बोली, अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत को शामिल नहीं कर सकती क्योंकि तुम इंसान नहीं रहे और दरिंदों को कोई हद एहतियात रोकती है। मैं तुमसे बार बार कहती रही कि बच्ची मेरे हवाले कर दो। मैं औरत हूँ, मैं इसको कोई नुकसान ना करती, मैं इसे संभाल लेती मगर तुम मर्द
थे तुम्हारे अंदर, जब तलब ने सर उठाया तो तुमने हद भुला दी। औरत अफसोस करके रोने लगी। मैं पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। इसके लिए वाकई दिल में ठान चुका था कि मैं इसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मेरी सोनी जिंदगी में पहली बार मुझे इस लड़की को शामिल करने का ख्याल आया था। एक अरसे बाद मुझे मौका मिला कि मैं अपनी वीरान जिंदगी को खुशियों से भर लेता, मगर खुद सब बर्बाद कर बैठा। मैंने जल्दी से अपना लिबास बदला और घर से निकलते हुए अपने दोस्तों को बार बार कॉल करने लगा। किसी दोस्त ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। मैं पागल हो गया। इस मामले में पुलिस को भी शामिल नहीं कर सकता था, क्योंकि इस बच्ची को गैर कानूनी तौर पर मैंने यतीम खाने से खरीदा था। मुझे सारी बात तफसील से बतानी पड़ती, नतीजतन मेरा और गैर कानूनी कारोबार भी सामने आ जाता। मैं बदहवासी से अपने एक दोस्त के घर का दरवाजा बजाकर इनके बारे में पूछने लगा, मगर हर घर से मुझे यही जवाब मिला कि वो दोस्त रात से घर नहीं लौटे। मैंने पागल होने लगा, ना जाने वो इस बच्ची को लेकर कहाँ जा चुके थे। इनके जो ठिकाने में जानता था वो सब खाली मिले। मैं 3 दिन भागता रहा, बच्ची नहीं मिली। ना दोस्तों ने दोबारा राब्ता किया। चौथे रोज इस मुलाजमा औरत ने काम से फारिग होकर टीवी चलाया तो वहाँ एक मीडिया वाले के सामने कोई औरत ज़ारों के तार रोती जा रही थी, जबकि इसके सामने साथ स्क्रीन पर जो बच्ची दिखाई दी जा रही थी वो हम दोनों को चौंका गई। वो वही बच्ची थी जो मेरे दोस्त उठा कर ले गए थे। टीवी पर मौजूद औरत कहने लगी, मेरे शौहर को बेटियां नहीं चाहिए थी, मेरी 4 बेटियां हुई। शौहर ने कह दिया अब बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा। मेरी बेटी हुई तो मैंने छुपा दी। शौहर से कहा मर गई। शायद वो इसी बच्ची की माँ थी। मैं बेसाख्ता मुतवज्जा हुआ और वो कहने लगी, मेरे घर में रुपए पैसे की फरावानी थी। 4 बेटियां ऐसे जी रही थी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मगर सबसे छोटी बेटी को मैंने एक स्टोर में बंद रखा। इसे 3 वक्त का खाना देती थी। इसी स्टोर से कभी निकलने नहीं दिया। ना इसे बोलने की इजाजत थी, ना वो अच्छा लिबास पहन पाती, ना तालीम हासिल की। अमीर बाप की बेटी थी, मगर बाप के घर में मुलाजमीन से बदतर हालत में पड़ी। वो रोते हुए बोली, मैं अपनी बेटी को गुमसुम अंधेरे स्टोर में बैठा देखती तो कलेजा मुँह को आता। घर बचाने के लिए मैं इस मासूम की कुर्बानी दे रही थी। कभी कभी मैंने इस स्टोर में जाती तो वो सहम कर पुकार लेती, इसे अकेले डर लगता है। बीमार रहने लगी, सारी रात बुखार में जलती रही, मगर मुझे मौका नहीं मिलता था जाकर तीमारदारी करूँ। ना कभी दवा दिला सकी। वो खुद बीमार होती, खुद ठीक हो जाती। इसने बोलना छोड़ दिया। मैं सामने जाती तो वो खाली नजरों से मुझे देखती रहती। माँ कहना भूल गई थी। एक रोज कहने लगी, इंसान किस उम्र में मरता है, मैं अब जिंदगी से थक गई हूँ। मैं घबरा गई। वो जिंदा भी किस हाल में थी, मगर मरने का सुनकर मेरा दिल कट गया। मैंने राजदारी से एक यतीम खाने का पता किया और अपनी बेटी को चुपचाप इस यतीम खाने में दाखिल करवा आई, मगर इनसे कहा बेटी का खर्चा भेजती रहूंगी, जवान होने तक ख्याल रखो, फिर खुद संभाल लेगी। कुछ दिन पहले मेरा दिल उदास हुआ तो बेटी का पता करने यतीम खाने पहुंची। वहाँ निगरान ने कहा कि तुम्हारी बेटी तो दूसरे रोज ही मर गई थी। मैं गम से निराल बेटी को रोती हुई घर चली आ गई, मगर अब देखे बेटी जिंदा थी। वो औरत अपना सीना पीटने लगी। मीडिया वाले अफसोस से इस औरत की बेटी की हालत बताने लगे। तब मुझे जो इंकशाफ हुआ वो मुझे अजियत से गहरी खाई में धकेल दिया। इस बच्ची की लाश दिखाई जा रही थी जो निहायत बुरे हालात में एक गंदे नाले से मिली थी। मीडिया वाले ने बताया कि बच्ची 3-4 रोज से मुसलसल अस्मत दर्दी की जा रही थी और इसके मरने पर इसे गंदे नाले में फेंक कर मुजरिम फरार हो गए। इसकी माँ चीख कर बेटी को पुकारती रही, इससे माफिया मांगने लगी, मतलब परस्ती पर पछताने लगी। बच्ची का बाप साकित सा खड़ा था। पैदाइश के बाद से इस बच्ची ने सिर्फ जिल्लत झेली थी। ऐसी बदनसीब थी जिसे ना घर वालों ने इज्जत दी, ना बाहर वालों ने सुकून से जीने दिया। 12 साल एक कठनजड़ा स्टोर में कैद रही, फिर ऐसे यतीम खाने में जा पहुंची जहां बच्चों को फरोख्त किया जाता था। वहां जैसे जंगली इंसान के हाथ लगी और मेरे दोस्तों की दरिंदगी झेल कर मर गई। इस बच्ची के माँ बाप से लेकर मेरे दोस्तों तक हर इंसान इसका गुनाहगार था और हर मोड़ पर सबने इसे इंसानियत के दर्जे से गिराकर अजियत दी थी। वो मर गई थी दुनिया से अनजान। वो मासूम लड़की तो शायद जन्नत में जा चुकी थी, मगर हम अपने गुनाहों की सजा झेलने के लिए बाकी रह गए थे। मैं इस रोज के बाद पागल हो गया। रातों को सोता तो चले साई देती है करता हूँ। कयामत के रोज अगर मेरा गिरेबान पकड़ कर इस बच्ची ने सवाल किया तो कहाँ जाऊंगा। मेरी हालत किसी दीवाने जैसी हो चुकी है। तन्हाई हो या रश, किसी जगह मुझे चीखती चिल्लाती बच्ची नजर आती है। मैं भागकर पीछा छुड़वाता हूँ। अब जिंदगी इतनी बेरहम लगती है कि मौत की दुआ मांगता हूँ, मगर लगता है सुकून की तरह मौत भी मुझसे रूठ गई है। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करें।